Last question? Yeah. लास्ट मेरा क्वेश्चन सुधीर सर से और दिलीप सर से, दोनों से है। सर, आप दोनों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। सर, क्या चैलेंजेस थे ग्राउंड रिपोर्टिंग में और एडिटर बनने के बाद क्या चैलेंजेस हैं? और सर, ऐसा कोई सा भी इंटरव्यू जिसको आप लेने गए थे तो उससे पहले आप बहुत नर्वस दोनों फील कर रहे थे? Okay. Is your question based on Bark research? ओके नहीं, रिपोर्टर का माइंडसेट हमेशा अलग होता है, एडिटर का माइंडसेट अलग होता है। और इसीलिए कहते हैं कि जब रिपोर्टिंग करते करते आपको वो मैच्योरिटी आ जाए कि अब आप एडिटर बनने लायक होते हो, तब फिर एडिटर बन जाना चाहिए। लेकिन दोनों के माइंडसेट एकदम अलग होते हैं। मैं जब रिपोर्टर था, मैं अपने एडिटर को गालियाँ देता था और बहुत मेरे एडिटर से झगड़े होते थे और मुझे लगता था कि मेरी स्टोरी को सही मुकाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। यू आर वेरी, स्टोरी किल हो गई मेरी, या उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। बिकॉज जब आप रिपोर्टर होते हो तो आपकी पूरी दुनिया अपनी स्टोरी के आसपास घूमती है, और जब आप एडिटर होते हो तो आपके पास 500 स्टोरीज में से एक स्टोरी है वो जो रिपोर्टर बात कर रहा है। तो माइंडसेट का बहुत फ़र्क है। और क्योंकि रिपोर्टिंग में पूरी ताकत आपकी रिपोर्टिंग में लगी होती है, सो यू गेट वेरी इमोशनल एंड वेरी अटैच्ड विद योर स्टोरी। आपको अच्छा नहीं लगता जब आपकी स्टोरी गिरा दी जाती है, लेकिन एडिटर के तौर पर आपको बहुत सारी स्टोरीज गिरानी पड़ती हैं और आपको एकदम ठंडे पानी की तरह बिहेव करना पड़ता है। यू कैन नॉट बी इमोशनल अबाउट एनी स्टोरी। अब जब मैं एडिटर हूँ, मैं अपने सारे इमोशंस, लाइक्स और डिसलाइक्स पीछे छोड़ के आता हूँ जब मैं अपना फैसला कोई कर रहा होता हूँ, irrespective of anyone, whether I like the person or I don't like the person, और वो फैसले करने पड़ते हैं। इंटरव्यू का आपने पूछा, मैंने इंटरव्यू तो बहुत बड़े बड़े किए जिनको सो कॉल्ड बड़े लोग कहते हैं कि ठीक है ये बड़े आदमी का कर लिया, ये बड़े नेता का कर लिया। ज़्यादातर लोग मीडिया में अच्छे इंटरव्यूज़ उन्हीं को समझते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू कर लो और किसी बड़ी शख्सियत का, न्यूज़ मेकर का, ऐसे के कोई इंटरव्यू कर लो। बट टिल डेट माई बेस्ट इंटरव्यू हैज़ बीन विद निर्भयाज फ्रेंड, who was a unknown person till that time when I interviewed him. But वो मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग इंटरव्यू था, जिसने मुझे आगे पीछे जितना मैंने सीखा था, जो सब कुछ मतलब मुझे उस वक्त इस्तेमाल करना पड़ा। और वो अपने आप में, क्योंकि एक नई चीज़ थी, नई चीज़ कहने का मतलब एक नई सिचुएशन थी, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या पूछो, एंड इट हैड टू गो ऑन एयर। आप सोचो ना कि आप एक ऐसे हादसे के बारे में उससे पूछने जा रहे हो जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऑन एयर जाने लायक ही नहीं है, वो आपको उससे पूछना, और साथ में ये भी देखना है कि उसका खुद का माइंडसेट कैसा है। सो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग असाइनमेंट फॉर मी। जैसे सुधीर सर ने कहा ना कि रिपोर्टर की चिंता होती है एक स्टोरी, मतलब किसी का एक बच्चा है तो सारी चिंता उसी की है। तो रिपोर्टर का एक ही बच्चा होता है कि उसी को पालना है, उसी को दिखाना, सब कुछ करना है। लेकिन एडिटर के तौर पर बहुत सारे बच्चे आपके हो जाते हैं जो सबका ख्याल आपको रखना पड़ेगा और किसी को निराश आपको नहीं करना, सबको साथ लेकर चलना है। और जहाँ तक नर्वस होने की बात थी, ऐसा कभी मौका बहुत आया नहीं क्योंकि तैयारी करके आप जाते हैं और सब होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक बार मौका ये मिला कि बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हुई थी, उनकी हत्या हो गई थी ब्लास्ट के बाद। तो उस समय परवेज़ मुशर्रफ, तब के राष्ट्रपति, वर्ल्ड के मीडिया से बात कर रहे थे और हम लोग किसी तरह से जैसे घुसपैठ करने की आदत होती है, कोई इन्विटेशन तो है नहीं। इंडियन मीडिया वैसे भी पाकिस्तान वाले बहुत पसंद नहीं करते क्योंकि आप हमेशा उनके खिलाफ चलाते हैं। तो किसी तरीके से हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँच गए, लेकिन सवाल पूछने का मौका कभी किसी को मिल रहा है, CNN को मिल रहा है, BBC को मिल रहा है और कहीं नहीं है। तो मुझे ये ज़िद थी कि मैं जी न्यूज़ हूँ, मैं जी मीडिया से हूँ, मुझे किसी भी तरह से सवाल पूछना है। तो मैं आगे की चेयर में बैठा था और हर बार हाथ उठाता था। जैसे दिल्ली में मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सुधीर सर ने यहाँ कहा किसी भी तरीके से सवाल पूछना है। और आज जी मीडिया ये बोल रहे हैं कि हम उनके बिहाफ पर 100 मिलियन लोगों के बिहाफ पर आपसे सवाल कर रहे हैं। तब भी मैंने 100 मिलियन बोला था, आज 150 मिलियन है हम। तो सुधीर सर का ये चैलेंज था, डिस्कशन हुआ, मैंने कहा सर सवाल तो मिलेगा लेकिन हम जी मीडिया में हैं, शायद वो बदमाशी करते हैं, लेकिन आज मैं पूछूंगा। तो उस समय एक अंदर से ना एक बेचैनी होती है आपको कि कहीं मौका मिला, नहीं मिला, फेल हो गए। मैं ब्यूरो चीफ हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, चैनल को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो स्टेक्स मेरे दांव पर नहीं लगे, मेरे चैनल के लगे हैं। और चैनल का ब्रांड की अगर रिस्पेक्ट कोई नहीं करा तो इसके लिए मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं दोषी हो गया हूं। तो ये हमारे अंदर एक चिंता होती है। और एडिटर की चिंता क्या होती है, एडिटर कहेगा यार देखो तुमको बोला था तुम ये नहीं कर पाए, तो जाहिर है उनके ऊपर दबाव कहाँ से, ऊपर से है। तलवारें सबके ऊपर रखी थोड़ी थोड़ी। तो मैं ये कहता हूं कि जो एडिटर कहते हैं हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, सुनते हैं, उन पर भी दबाव है। लेकिन जब पाकिस्तान में ये हुआ कि अब खत्म, अब पूजा गुप्ता की तरफ से इशारा आएगा कि लास्ट है,
ऐसे ही वहाँ से आया कि अब परवेज मुशर्रफ बोलने वाले कि अब नहीं ख़त्म करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइंड अप होगी। वहाँ से जैसे ही होस्ट ने कहा लास्ट क्वेश्चन गोज टू, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सर आई एम फ्रॉम दिल्ली, गिव मी लास्ट चांस, लास्ट वन। तो जैसे ही परवेज मुशर्रफ ने सुना दिल्ली, तो बेचारा वो पिघल गया, उसने कहा यस जेंटलमैन फ्रॉम दिल्ली। Okay. और फिर मैंने अपना सवाल शुरू किया, उन्होंने फिर अपना उसको ट्रांसलेट भी किया। मैंने कहा सर मेरा सवाल उर्दू में है, क्योंकि हिंदी वो मतलब उनके लिए अलग था। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड मीडिया के लिए उस सवाल को ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करने के बाद पहले हिंदी में यानी उर्दू में जवाब दिया और फिर इंग्लिश में जवाब दिया वर्ल्ड मीडिया के लिए। तब लगता है कि चलो आज कामयाब हुए, इतने मेहनत करके आए थे, तो यहाँ ये कामयाबी, तब रिपोर्टर को खुशी होती है Very good. आफ्टर ऑल। Wow. So, thank you, Dilip. Thank you, Sudhir. Thank So, you all. Thank you, audience. Thank you all, and thank you for the enthusiasm shown by the people. Let's put a hand for the audience, please. Yeah. So, ladies and gentlemen, it is imperative for me to mention here that in this moment of celebrating Pride together, we can certainly not forget the contributions made by the editors who are stationed outside Delhi. So, of course, we are glad that Satya could make it and be Of with course, us today yeah. evening. But we already have our editors, Uday from Chaubistas, Anirban from Chobbish Ghanta, and of course Satya himself, who have recorded their own conversations and stories. So let's see play it. Devi, yeah. Devi, please. ज़िंदगी ऐसा मोड़ लेगी ये कभी सोचा नहीं था। मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड का नहीं हूँ। अगर 2012 के मार्च महीने में कोई मुझे बोलता कि मैं किसी चैनल का, अखबार का संपादक बनने वाला हूँ, तो शायद मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता। मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी, एक बीपीओ का, एक एजुकेशन कंपनी का सीईओ रह चुका था। लेकिन इस क्षेत्र में जो भी मैंने कुछ कर सका, उसका सारा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो उसका नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्रा। और मेरे इस क्षेत्र में होने की वजह भी वही है, उनके साथ एक मुलाकात जिसने मुझे एक सुनहरा मौका दिया ज़िंदगी को अलग तरीके से देखूं और कुछ कर पाऊं अपने से ज़्यादा लोगों के लिए। तो मेरे लिए जर्नलिज्म इज़ इक्विवेलेंट टू डॉक्टर सुभाष चंद्रा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का आत्मचरित्र उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा। जब मैंने ये पढ़ा और मेरी टीम के साथ शेयर किया, उन्होंने भी पढ़ा, तो हमें ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें मराठी में आनी चाहिए। मराठी में उद्योजकता कम है, उससे भी मुझे लगता है कि देश जब स्वतंत्र हो रहा था, उसके पहले, स्वतंत्रता के बाद, जब ग्लोबलाइजेशन आ रहा था तब, और जब ग्लोबलाइजेशन आया उसके बाद, एक सर्वसामान्य परिवार, उद्योजक परिवार, इन सारी घटनाओं को जूझ के आगे कैसा आता है, अपने आप को कैसे संभालता है, कठिनाइयों पे कैसे रास्ता निकालता है, एक आदमी कितनी मेहनत से अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है, दिन रात मेहनत करता है, ये सारा हमारे मराठी प्रेक्षकों के सामने भी आना चाहिए, ऐसे लगा। और इसके लिए हमने उनके ऑटोबायोग्राफी का मराठी में ट्रांसलेशन किया है। उसके बाद मैं एक ही कह सकता हूँ, मैं और मेरी टीम ट्रांसलेशन करने के पहले जो थे और ट्रांसलेशन करने के बाद जो हैं, वो एक अलग व्यक्तित्व हैं, क्योंकि इस पुस्तक ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। उसकी खबरें तो हम चला रहे थे। एक दिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के घर से मुझे फ़ोन आया और उन्होंने फ़ोन पे हाल पूछा कि हम क्या कर रहे हैं सूखे के लिए, क्या क्या दिखा रहे हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ खबरें दिखाएंगे या कुछ और भी करेंगे। तब मुझसे सब जानकारी लेने के बाद एक छोटे से गांव की हमने कहानी बताई जहाँ पे हालत बहुत खस्ता है। तो उन्होंने उसी वक्त ट्वीट किया और वो सारी फैमिलीज़, 200-250 के करीब फैमिलीज़ थी, उनके अगले कुछ महीनों के रहन सहन का, उनको ज़िंदा रखने के लिए जितना भी पैसा लगेगा उतना एक मंथली पेमेंट उनको करने का ट्वीट किया। ये लगभग सारा 1 मिनट के अंदर हुआ था। और उस वक्त जो मैंने चीज़ महसूस की कि हम सिर्फ स्टोरी टेलर नहीं हैं, हम स्टोरी चेंजर भी हैं। भारत एक अद्भुत राष्ट्र है। महाराष्ट्र की देखिए, महाराष्ट्र की मराठी तो आप जानते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे बोली भाषाएं हैं। तो एक दिन हमने सोचा कि चलो इस बोली भाषाओं का संवर्धन करने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए एक बुलेटिन हफ्ते में एक दिन हम बोली भाषा का निकालेंगे। हर बुधवार का शाम का 7 बजे का और रात का 10 बजे का बुलेटिन हम एक साल भर बोली भाषा में प्रस्तुत करते थे।
ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई तो भी बोली भाषा में होती थी। इसके कारण हमारा जो रूरल कनेक्ट था वो कनेक्ट बहुत बढ़ गया। और आज मुझे बताते हुए ये खुशी होती है कि आप महाराष्ट्र के किसी भी कोने में जाइए, उनके लिए न्यूज़ चैनल का मतलब है जी 24 तास। Hello friends, I am Anirban from Kolkata. Today I want to share with you a very interesting experience of my life. It was way back in 1993, 21st July. That very, that ill-fated day when Mamata Banerjee decided, she was the Youth Congress leader then, opposition leader. She wanted to raid the state secretariat and, capture it. So I was there, a young cub reporter from a newspaper called The Statesman, waiting there since 8 in the morning, and from 9 a.m. everything started. It was a huge rally, lakhs of people all gathered around. There's a place called Mayo Road, and equally there were equal number of policemen all guarding so that they cannot break the police cordon and go to the secretariat. So everything went off well, fiery speeches, loud cheers, angry said, we are going to get writers' building. It's the state secretariat called the writers' building here. So we're going to get, let's go, capture it, all things, all those things went on till 12. So after that, things a bit died down. And we went inside, the press club is just 50 meters away. So we went there, gupshup maar rahe the, we were just having some sandwiches, some noodles and things like that. As, within 10-15 minutes, there were some loud shouts around. Hey, Mardo, chalo, let's attack the police, let's kill them. There was a mad scramble. We just left our food and I was late. I went to the loo and went outside the press club to find it is a complete war zone, like I'm standing in the middle of a Syrian war field. People running helter-skelter, throwing bricks. All my other friends in the media, they went on the other side of the Jhamela, which is behind the policemen. And me, bugger, got stuck in front of this angry people throwing stones. So I really did not know really what to do. I was young then. I lost my cool. I was running here, running there, trying to find a cover. Suddenly, just in front of me, I saw a young man, well-built, wearing perhaps a light-colored shirt, telling the police. And the police were, 20 meters away. So this man suddenly said that police ko, himmat hai to maar, mujhe goli maar, aise karke, I said, what is he doing? He's just inviting bullets. And believe me, within seconds, there was a large thud and I saw this man dead. Dumb. And a young man, this man was standing alive in front of me, challenging the policeman, and he's dead. And as I saw there, this body just shook for some moments and lay still. And you could see the trickle of blood coming. And obviously there was a commotion around it and the policemen were chasing and charging towards them. And some people, some of the friends or party men just gathered the courage and caught hold of two of his legs and dragged him away to a nearby place. So as they dragged, I could see the trail of blood on the asphalt. I ran for cover. And when I ran for cover and when I got the cover, I suddenly realized, here is this man, somebody's brother or somebody's husband or somebody's son. 2 minutes back, this guy was quite alive and he was shouting, full of spirit, and he is now a dead body. So one thing for the cub reporters, one message, ye gyan nahi hai. So your job at this kind of a situation is to report. So be very, very specific, be ruthless, whatever happens around you. You first take cover, and your job is not to get overwhelmed by the situation. The brick batting here, dead bodies, it's going to happen. It's not your job. But your primary job is to, see around yourself, help your cameraman to get the proper visuals and get the best report out of the situation and get back to office fast. Thank you very much. Have a great time. Ciao.